So hello everyone. In this video, we are going to discuss about the most important topic of the chapter family planning, and that is the contraceptive method. In this video, we will be discussing about the part one of the contraceptive method. Next video will come. There we will be discussing about the terminal method of the contraceptive. तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आपने अभी तक फैमिली प्लानिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये एक टॉपिक होता है जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसको वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको स्पॉटिंग में भी रखे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए ये वाला चैप्टर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एक फ़ीचर क्या रहना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, एक फ़ीचर्स क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सेफ़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव, एक्सेप्टेबल, इनएक्सपेंसिव, सिंपल टू एडमिनिस्टर, रिक्वायर लिटिल और नो मेडिकल सुपरविजन, ये सब इसके आइडियल फ़ीचर रहना चाहिए। अब इसके क्लासिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप याद रख लोगे तो इसको आप आसानी से फिर अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखना है, फिर अपने मन से लिख सकते हो। तो ब्रॉडली इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्पेसिंग मेथड और दूसरा होता है टर्मिनल मेथड। नाउ अगेन स्पेसिंग मेथड इज सब डिवाइडेड इनटू बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कंसेप्शनल, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मेथड, मिसलेनियस, और दूसरा जो टर्मिनल मेथड होता है उसमें मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस स्पेसिंग मेथड्स। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट। सो लेट अस फर्स्ट सी बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड काम कैसे करता है? ठीक है, ये प्रिवेंट करता है हम लोग का लाइव स्पर्म को फ्रॉम मीटिंग विद द ओवम, ये इसका काम रहता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट हमारे पील या फिर आईओडी में प्रेजेंट रहते हैं उससे ये इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज क्या है? तो इसका सबसे बड़ा नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज ये है कि ये हम लोग का प्रिवेंट करता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर STI, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को। अब इसमें आता है सबसे पहले फिज़िकल मेथड, तो हम लोग जान रहे हैं कॉन्डोम। ठीक है, तो ये वाइडली यूज्ड होता है इंडिया में और इसको किस नाम से जाना जाता है? निरोध के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है वही सीमेन को फ्रॉम बीइंग डिपॉजिट इन वेजाइना। ओके, अब प्रेगनेंसी रेट, बस यहाँ पे आप लोग प्रेगनेंसी रेट याद कर लो, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग पर्ल इंडेक्स डिस्कस कर रहे होंगे। आखिर वो होता क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप लोग बोल सकते हैं, वो पूछा जाता है। तो बस इतना याद कर लो कि इसका प्रेगनेंसी रेट क्या होता है, 2 to 14। मेनली इसको हम लोग फेलियर रेट इसका बोल सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है? इजली अवेलेबल है, सेफ़ है, इनएक्सपेंसिव है, इजी टू यूज़ है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब डिसएडवांटेज क्या है? कई बार ये स्लीप हो सकता है, टीयर हो सकता है, इंटरफेयर करता है सेक्स इन सेंसेशन को। अब फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं, तो ये पाउच होता है जो किससे बना रहता है? पॉलीयूरेथेन। अब ये वेजाइना में लाइन होता है और इसका फेलियर रेट जो होता है वो कितना रहता है? 5 to 21 पर 100 वुमेन ईयर। ठीक है, अब इसका भी एडवांटेज क्या होता है? वही प्रोटेक्ट करता है हमको HIV, STD एसेक्ट्रा से। अब ये डायाफ्राम है, तो ये इसको डच कप भी बोला जाता है। तो इसको इंसर्ट किया जाता है इंटरकोर्स से पहले, और ये कितना घंटे तक रहना चाहिए? ये 6 आवर्स तक रहना चाहिए आफ्टर सेक्स इंटरकोर्स। ओके, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क अब्सेंस होता है उसमें, मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड HPV से। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर इसको 24 घंटे से ज़्यादा देर तक वहाँ पे अगर छोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका वेरिएशन अलग अलग आते हैं, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप या व्यूम्यूल कैप एसेक्ट्रा नाम से। अब ये होता है वेजाइनल स्पॉन्ज। तो ज़्यादा इसमें देखना नहीं, देख लेना बस इसके स्पॉटर में अगर ये आपको रख दिए जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, वरना चलो जल्दी। तो इसका ट्रेड नेम जो रहता है वो टुडे करके बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें रहता है, तो ये एक्चुअली में स्पर्मिसाइड रहता है, नॉनोक्सिनॉल 9 जिसको हम लोग बोलते हैं। अब पॉलीयूरेथ्रेन फॉर्म स्पॉन्ज के रूप में आता है, इसमें ये स्पर्मिसाइड नॉनोक्सिनॉल, ये आप लोग याद कर सकते हो कि इसमें रहता है, जो कि कैसा रहता है? स्पर्मिसाइडर रहता है।
अब इंटरकोर्स से पहले वही वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अब ये इसको भी कितने घंटे तक रखना चाहिए, 6 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन एंड ये लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि इसका फेलियर रेट कितना रहता है देख लिया आप लोग, 20 to 40 पर 100 वुमेन ईयर होता है पेरस वुमेन में, और 9 से 20 रहता है पर 100 वुमेन ईयर इन नली पेरस वुमेन में। अब देखने वाले हम लोग केमिकल मेथड। तो ये मेनली स्पर्मिसाइड्स होते हैं, तो इसको अलग अलग 4 कैटेगरी में और डिवाइड किया जाता है, फोम, क्रीम जेलीज, सपोजिटरीज एंड सॉल्यूबल फिल्म्स। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट अटैच हो जाते हैं किससे, स्पर्मेटोजोआ से, और उसके इनहिबिट कर देते हैं किसको, ऑक्सीजन अपटेक को, और इस तरह से वो लोग स्पर्म को मार देते हैं। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि बर्निंग एंड इरिटेशन इसमें ये कॉज कर सकता है। अब तो ये आप देख सकते हैं 6 टाइप्स ऑफ स्पर्मिसाइड, वही मैं आपको बोल रहा था कि ये आपको फोटोग्राफ्स ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, स्पॉटर में तो ये आपको एक एक का नाम अच्छे से आना चाहिए। स्पर्मिसाइडल फोम हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म हो गया, ये सब स्पर्मिसाइडल जेलीज। ओके, चलिए अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो ये तीन टाइप्स के अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसको इनर्ट आईयूडी कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन आईयूडी भी कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल में आता है लिपिस लूप एंड ग्राफेनबर्ग रिंग। ठीक है, तो ये डबल एस शेप का रहता है। आगे हम लोग और डायग्राम देखेंगे, तो ये आप लोग डबल एस शेप देख रहे हैं डायग्राम यहाँ पे। अब इसका साइजेस अलग अलग आते हैं, 4 साइजेस का, जिसको ABCD बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हायर रिमूवल रेट रहता है, जल्दी इसको रिमूव कर देते हैं वुमेन लोग। क्यों, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट लाइक पेन एंड ब्लीडिंग ये सब कॉज करता है। अब मेडिकेटेड, इसको हम लोग बायो एक्टिव IUDs भी कहते हैं। तो ये कॉपर रिलीजिंग IUDs है, तो इसको हम लोग सेकेंड जनरेशन IUDs भी कहते हैं। ठीक है, अब अर्लियर जो यूज़ किया जाता था जैसे कि कॉपर 7, कॉपर T200। अब जो न्यू डिवाइस आया है उसमें कॉपर T200B, कॉपर T380A, मल्टीलोड कॉपर 375, नोवा टी। अब इसका एडवांटेज क्या क्या है, हाई एफिकेसी है, हाई एंटी फर्टिलिटी रहता है किसका, कॉपर का। इसका लो एक्सपल्सन रेट रहता है और लॉन्ग एक्टिंग रहता है। तो नेशनल फैमिली यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, T375 है ये। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन सा यूज़ करता है, कॉपर T375A। ओके, अब हार्मोनल रिलीजिंग IUDs, और इसको हम लोग थर्ड जनरेशन IUDs कहते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो प्रोजेस्टासर्ट कैसे रहता है, ये T शेप का रहता है। अब इसमें कितना कंसंट्रेशन रहता है, इसमें 30 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब कितना रिलीज़ करता है डेली, वो प्रोजेस्ट्रॉन कितना रिलीज़ होगा, 65 माइक्रोग्राम ये डे रिलीज़ होता है। अब LNG-20, इसको हम लोग मीरेना के नाम से जानते हैं। ये रिलीज़ करता है कितना, 20 माइक्रोग्राम ऑफ लिवोनेरजेस्ट्रॉन। अब इसका लो प्रेगनेंसी रेट रहता है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 to 7 ईयर। तो ये आप लोग इसमें डायग्राम में देख सकते हो। अब जो हम लोग देख रहे थे IUDs, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या था, एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी इंटरेक्शन होता है इसमें, रिड्यूस करता है चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को। अब अल्टर करता है किसका, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और किसको अफेक्ट करता है, स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स सर्वाइवल। अब हार्मोन क्या रहता है, इंक्रीज करता है वेस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। अब हाई प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज, रिलेटिवली लो एस्ट्रोजन इज अनफेवरेबल टू इम्प्लांटेशन। अब इसके साइड इफेक्ट ऑफ IUDs के क्या क्या है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये ब्लीडिंग होता है, पेन है, पेल्विक इन्फेक्शन, देन यूटेराइन परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सपल्शन। तो 5 नंबर में आ गया, तो सिर्फ आपको बस उसके नाम तक या फिर एग्जाम्पल तक नहीं रुक जाना है, आपको उसमें पर्टिकुलर आपका एडवर्स उसका साइड इफेक्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। अब एडवांटेज वही सिंप्लिसिटी, इंजर्शन टेक ओनली फ्यू मिनट, इनएक्सपेंसिव, हाइएस्ट कंटिन्यूअस रेट, नो नीड फॉर कंटिन्यूअल मोटिवेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है तो नहीं, PID है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। अब ये सब है तो हम लोग इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, इसमें यूज़ नहीं करते।
अब हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या रहता है, तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड ही है। अब ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे एक्ट करता है, ठीक है, हार्मोनल मेथड। अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो इसमें जो यूज़ होता है वो रहता है हम लोग का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो ये एक ओरल पील रहता है। अब ओरल पील में भी कौन कौन से आते हैं, तो इसमें कंबाइंड पील, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पील, पोस्टकॉइटल पील, वंस अ मंथ पील एंड मेल पील एक्सेट्रा। ओके, तो और दूसरा आता है ये डिपोट, तो ये इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में भी कौन कौन सा, अब प्रोजेस्टेरॉन ओनली, इसको DMPA, नेट EN हम लोग आगे देखेंगे, कंबाइंड इंजेक्टेबल। अब सबडर्मल इम्प्लांट, नॉर प्लांट R2 एंड वेजाइनल रिंग एक्सेट्रा इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ओरल पील, ठीक है। तो ये कंबाइंड पील होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, कंबाइंड पील प्रिवेंट करता है रिलीज ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन 0.15 मिलीग्राम रहता है और इथाइनिल एस्ट्राडोयल का कितना रहता है 0.03 मिलीग्राम। अब इसमें 28 पील्स रहते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो 28 आउट ऑफ 21 जो ओरल कंट्रासेप्टिव पील्स रहते हैं और 7 जो अलग से कलर में रहते हैं वो रहते हैं फेरस फ्यूमरेट, जो कि कितना रहता है उसका 60 मिलीग्राम। अब गिवन 21 डेज तक हम लोग उसको देते हैं और फिर 7 डेज तक उसको, तो 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये डिलीवर करता है सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एवरी डे फॉर द फर्स्ट 21 डेज ऑफ द साइकिल। अब 7 डेज़ का उसमें ब्रेक आता है ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो फेरस फ्यूमरेट वाला है वो 7 टैबलेट को हम लोग उसमें अब देते हैं। अब इसका 2 टाइप का आता है, एक माला N आता है, एक माला D आता है, ठीक है। अब अगर मिस हो गया तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन होता है, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जाता है। अगर मान के चलो कोई लेडी ले रही थी लेकिन उससे एक दिन भूल हो गया, वो भूल गई, तो अगर मिस हुआ तो एज सुन एज उसको जब याद आया ना, अगर उसी दिन में ले रही थी, मान के चलो उसी दिन उसको याद आ गया, वो सुबह में ले रही थी, अपना एक रूटीन बना के रख रही थी, वो सुबह लेगी, लेकिन सुबह नहीं ले पाई किसी वजह से और उसको दोपहर में याद आया, तो उसको तुरंत उसी समय लेना है जिस समय उसको याद आया, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे उसको याद आया कि एक दिन मिस हो गया, तो उसको कितने पील लेना है, 2 पील लेना है। अब फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू ही रखना है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पील मिस हो जाते हैं तो उसको जो करेंट पैक है उसको अब छोड़ देना है, ठीक है, उसको स्टॉप कर देना है और किसके साथ, अलग किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि बैरियर मेथड हो गया उसके साथ कंटिन्यू करना है और उसको एट द एंड ऑफ साइकिल उसको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवानी है। तो ये आपको समझ आया। अब दूसरा जो देखने वाले हैं POP बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पील, मिनी पील या फिर माइक्रो पील भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब क्या होता है, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, स्कैंटी कर देता है। अब इस तरह से वो स्पर्म की जो पेनिट्रेटिंग पावर है उसको डिक्रीज़ कर देता है। अब कैसे डिक्रीज़ करता है, ट्यूबल मोटेलिटी को इनहिबिट कर देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम को वो इनहिबिट कर देता है। अब इसका ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पुअर साइकिल कंट्रोल है, इंक्रीज प्रेगनेंसी रेट। अब ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी करवाने के भी हो सकता है, टॉपिक प्रेगनेंसी भी ये करवा सकता है, इसीलिए ये इसका वाइडली यूज नहीं होता। लेकिन ये लैक्टेटिंग मदर भी यूज़ कर सकती है अंडर दी RCH। अब पोस्ट कॉइटल पील, इसको हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये भी मिनी पील रहता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पील, जिसमें जो कंसंट्रेशन रहता है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल का वो 1.5 mg सिंगल डोज देना पड़ता है विद इन दी 72 आवर्स, ओके। अब हाई डोज एस्ट्रोजन भी ले सकते हैं, एस्ट्रोजन जिसमें 5 मिलीग्राम हो OD 5 डे तक। अब एंटी प्रोजेस्टेरॉन मिफेप्रेस्टोन 10 mg स्टार्ट विद दी 72 आवर्स ऑफ दी कॉइटस। अब वंस अ मंथ पील क्या होता है, तो क्विनेस्ट्रॉल करके आता है, लॉन्ग एक्टिंग एस्ट्रोजन है ये। अब ये शॉर्ट एक्टिंग प्रोजेस्टेरॉन के साथ इसको दिया जाता है, तो इसका हाई प्रेगनेंसी रेट रहता है वैसे तो। अब मेल पील या फिर इसको गॉसिपील भी कहते हैं, ठीक है, तो गॉसिपील
ये कॉटन शीड ऑयल ये सबसे डिराइव होता है। तो कॉज ये क्या कॉज करवाता है, इनहिबिट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब उससे वजह से ऊजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया डेवलप नहीं। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसके हैं एडवर्स इफेक्ट। तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ओके। तो ये आप लोग देख सकते हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, माइग्रेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सब रहता है, देख लेना, लीवर एडेनोमा, ओके। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। अब इसमें रिलेटिविटी चेक करनी है हमको, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। तो कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट है, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, कंजेनाइटल हाइपर लिपिडीमिया, तो ये सब में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर एज एबो 40 ईयर हो गया है तो स्मोकिंग, माइल्ड हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, माइग्रेन, लैक्टेटिंग मदर एक्सेट्रा, इन सब में हम लोग नहीं देते हैं। अब डिपोट फॉर्मुलेशन या इसको इंजेक्टेबल हार्मोन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो सस्टेन्ड एक्शन कर रहा होता है, ड्रग फॉर्मुलेशन रहता है जो थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे, ठीक है। अब इसका जो रिलीज़ रहता है ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन होते रहता है, ठीक है। अब इसी वजह से जो इसमें जो एक्टिव कंपाउंड है वो एक लंबे समय तक एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग डीप मसल्स में इसको देते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका यूजेस क्या है। तो ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, रिवर्सिबल रहता है, एस्ट्रोजन फ्री रहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी सेवरल मंथ, एंड एग्जांपल हो गया जैसे कि इंजेक्टेबल, सबडर्मल इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग एक्सेट्रा, ओके। अब है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके टाइप्स, दो टाइप से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्टेबल एंड कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्टेबल में हमारे पास दो आते हैं, वही मैं जो आपको पहले बोला था, इसको बोलते हैं डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, जिसको हम लोग DMPA भी बोलते हैं, डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। और दूसरा जो आता है नॉर इथिस्ट्रॉन इनेट, ठीक है, नेट EN बोलते हैं इसको, और DMPA सबक्यूटेनियस एक और आता है। अब डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है मल्टीपेरा ह्यूमन ग्रेटर देन 35 ईयर, ठीक है, जो जिन्होंने अपना फैमिली कंप्लीट कर लिया है। इसको IM इंजेक्शन देते हैं, इसमें 150 mg एवरी 3 मंथ में दिया जाता है। अब ये ड्यूरेशन कैसे देते हैं, तो गिवन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड टाइमिंग इज टू रूल आउट दैट, प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए। इफेक्टिवनेस इसका 99% प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी रहता है। मोड ऑफ एक्शन कैसे रहता है, ये ओवल्यूशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब ये सर्वाइकल म्यूकस को वही थिकन कर देता है। साइड इफेक्ट क्या है इसमें, वेट इंक्रीज, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब DMPA सबक्यूटेनियस ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका भी हम लोग 104 mg हर 3 मंथ के इंटरवल में इसको देते हैं। अब ये नॉर इथिस्टेरॉन इनेंटेट, ओके, ये DMPA से कम यूज़ होता है, इसको भी हम लोग IM देते हैं 200 mg, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी इनहिबिट कर देता है ओवल्यूशन को और थिकन कर देता है सर्वाइकल म्यूकस को। तो इससे इफेक्टिवनेस हायर प्रेगनेंसी, देखिए इसका जो प्रेगनेंसी मतलब फेलियर रेट कितना ज़्यादा रहता है DMPA से, 0.4% इसका ज़्यादा रहता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, ठीक है। तो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है अगर अनडायग्नोज्ड एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक की है, या फिर हाई BP है 160/100 mg, तब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। कंबाइंड इंजेक्टेबल, तो इसका कंटेंट क्या क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कंबाइंड में है, तो ठीक है। ड्यूरेशन मंथली इंटरवल में दिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, ओवुलेशन सप्रेशन का रहता है। अब इसका जो एग्जांपल है साइक्लोप्रोवेरा है। सबडर्मल इम्प्लांट है, तो इम्प्लांट आर ये हमारे हार्मोन, ठीक है, बॉडी फील्ड विथ हार्मोन दैट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब इसका फिजिकली इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन इन द आर्म, सिंपल 15 मिनट आउट पेशेंट प्रोसीजर है ये। इफेक्टिवनेस इसका 99.9% रहता है, ओके। अब ये देख सकते हैं आप लोग, नॉर प्लांट 6 कैप्सूल, 5 ईयर इफेक्टिवनेस रहता है इसका। नॉर प्लांट 2 रहता है, इसका 2 कैप्सूल रहता है, 3 ईयर इफेक्टिवनेस रहता है।
अब ये एक देखने वाले हैं वेजाइनल रिंग, ठीक है। तो इसमें जो वेजाइनल ये आप लोग देख सकते हैं रिंग फॉर्म में है, तो इसमें ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कंटेंट रहता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है। तो वेजाइनल म्यूकस के थ्रू ही उसका एब्जॉर्प्शन रहता है जो कंटिन्यूस में है उसमें। तो 3 वीक ऑफ द साइकिल रिंग इज वॉन 3 वीक्स ऑफ द साइकिल एंड देन इट इज़ रिमूव्ड। तो नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव ये भी पूछा जाता है आपसे और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ब्रांड नेम कौन सा आता है इसका, सहेली। आप लोग ये 12th के जब नीट की तैयारी कर रहे होंगे या बोर्ड का, तब भी इसने आपको एनसीईआरटी में ये पढ़े होंगे। तो इसका 30 mg क्या रहता है उसमें, मिथॉक्सीक्रोमेन हाइड्रोक्लोराइड, ये कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है, मिथॉक्सीक्रोमेन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जिसको हम लोग SERM भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन डेवलप किया गया था ये भी कभी कभार पूछ लेता है, क्योंकि ये इंडिया में डेवलप हुआ था और वहाँ कहाँ हुआ था, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप किया था। अब इसको डोज क्या है इसका, तो 1 टैबलेट लेना है ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ, देन 1 टैबलेट पर वीक टिल रिक्वायर्ड। तो इसको हम लोग वंस अ वीक पील भी कहते हैं, ठीक है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, तो PCOD, लैक्टेशन, लीवर डिजीज़ एक्सेट्रा में। अब मिसलेनियस भी आते हैं, कोई नेचुरल मेथड भी बोलते हैं इसको, कई मिसलेनियस भी बोलते हैं। तो क्या क्या होता है, एब्स्टिनेंट, तो इसमें क्या क्या होगा, कपल डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि दे विल नॉट हैव दी इंटरकोर्स। अब कॉइटस इंटरप्टस होता है जिसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर इजैकुलेट अपने सीमन को आउटसाइड करता है, आउटसाइड ऑफ दी वेजाइना वाइल इंटरकोर्स। अब सेफ पीरियड, इसको हम लोग रिदम मेथड या फिर कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ इसमें क्या था, इट यूजुअली अ नंबर ऑफ डेज प्रायर एंड सब्सिक्वेंट टू द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। अब एक होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अब बसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल मुकस, ये सब बस नाम याद रख लो, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेस्ट फीडिंग होता है, इसको हम लोग लैक्टेशनल एमनोरिया भी कहते हैं, ठीक है। इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है तो उस समय ओवुलेशन रुक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कवर कर लिया है सेकेंड पार्ट जो इसका मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का, उसमें हम लोग टर्मिनेशन मेथड को डिस्कस कर रहे होंगे। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।